आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी है, लेकिन देखो क्या होता है कि बिजनेस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार जब हम किसी भी काम को बिना सोचे समझे करते हैं तो उस काम में हम सफल नहीं हो पाते हैं। किसी भी काम को करते वक्त अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस काम को, जिस काम को मैं कर रहा हूं उस पर अगर हमें विश्वास नहीं है, तो हम उस काम में सफल हो ही नहीं सकते। वर्षा जी, मैं सही बोल पा रहा हूँ? अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और अगर हमें भरोसा नहीं है उस काम के ऊपर, तो हम उस काम में सफल हो सकते हैं क्या? आप बताइए। पॉसिबल है ये चीजें? पॉसिबल है? धीरज कुमार जी, आप लोग मुंडी हिलाकर जवाब दे सकते हो, मैं आप सब लोगों को देख पा रहा हूँ। राइट, और कैमरा ऑन करके बैठिएगा क्योंकि आज देखो दिल से दिल तक बात पहुंचेगी। आज का सेशन आपको बहुत मजेदार लगेगा, मजा आएगा आपको अगर आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पाओगे। वो कहते हैं कि कान से सुनना एक बात, एक और बात होती है, दिल से सुनना एक और बात होती है। तो मैं चाहता हूं कि आज दिल से सुनिएगा, बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि क्यों आज हम इस बिजनेस के अंदर हैं, क्यों ये बिजनेस करना जरूरी है और क्या ये बिजनेस वाकई के अंदर हमें आगे बढ़ा देगा। तो आज हम सारी बातें फैक्ट एंड फिगर पे करने वाले हैं। तो कैमरा ऑन करके बैठिएगा, डायरी पेन ले सकते हो ताकि आप डायरी पेन पर सारी चीजें नोट कर पाओ। क्या रेडी है हम लोग? तैयार है सभी लोग? 100% पक्का वाला तैयार? चलो ठीक है। और हम यहाँ पे सर्च करते हैं, मैंने कुछ कुछ चीजें सर्च करी हुई हैं ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ हमारे बिजनेस के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम देखते हैं कि इस बिजनेस के बारे में जो दुनिया के महान लोग हैं, जो दुनिया के अंदर रिचेस्ट लोग हैं, वो क्या बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, है ना? डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं कि जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो क्या बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में। राइट। सबसे पहले एक कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि इस बिजनेस के बारे में। कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून है, जिन्होंने दुनिया हिला के रखी हुई है, जो दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। इस पृथ्वी के अंदर जो टॉप के लोग हैं, जो सबसे विख्यात लोग हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है बिल गेट्स के बारे में। क्या होता है, देखो हम इस बिजनेस में आते हैं और हम बिजनेस को करना शुरू करते हैं, और फिर ऐसा होता है कि हमारा कोई ऐसा करीबी इंसान इस बिजनेस के बारे में ज्ञान देने लगता है, इस बिजनेस के बारे में अपने विचार रखने लगता है। अरे ये बिजनेस तो हमने करके छोड़ दिया, अरे ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है। मतलब इस बिजनेस के बारे में वो इंसान आपको ज्ञान देता हुआ मिल जाएगा, आपको वो इंसान इस बारे में टिप्पणी करता हुआ मिल जाएगा जिसने कभी इस बिजनेस को किया भी नहीं है, या फिर किया तो है, ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन कभी भी इस बिजनेस की ट्रेनिंग में नहीं गया, इस बिजनेस की डिटेल में नॉलेज नहीं ली। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पे चलते हैं। हमें ये देखना है कि हमें किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। अब यहां पर बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। और आप सब जानते हो कि 17 सालों तक जो रिचेस्ट पर्सन रहे और अभी भी टॉप 10 में आते हैं, वो क्या बोलते हैं बिल गेट्स जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? इनका कहना है, इफ आई कुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। अगर मुझे अपना कैरियर फिर से स्टार्ट करने का मौका मिले तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। अगर मुझे कैरियर दोबारा से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, जहां पर आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के। इस बिजनेस के अंदर कोई आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और ये बिजनेस शुरू हो जाता है, सबसे अच्छी बात। इसलिए आई बिल गेट्स जी बोल रहे हैं, आई इफ आई would be given a chance to start all over again I would choose network marketing। दोस्तों मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आप किस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं आज, हम किस बिजनेस का हिस्सा है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। जोर से पढ़ के बताइए कौन है सर, चैट बॉक्स में बताइए आपके सामने जो फोटो है वो किस व्यक्ति का है और ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। राइट, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के। वो क्या बोलते हैं सर? ये तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग किया करते हैं अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, अभी भी करते हैं, इनकी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की अमेरिका के अंदर। इफ आई वेयर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। गाइस आज आपको समझने का रिक्वायरमेंट है कि अमेरिका जैसी कंट्री, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, उस कंट्री के प्रेसिडेंट नेटवर्क मार्केटिंग से आए हैं सर। समझने का प्रयास करिए, ये कितना शानदार बिजनेस है। थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। जी हाँ सर, ये तो हर दिल में बसते हैं यार, एपीजे अब्दुल कलाम सर।
इन्होंने क्या बोला था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age. अगर आप अपनी यूथ एज के अंदर, यंग एज के अंदर अपना बेस्ट देना चाहते हो 21st सेंचुरी के अंदर, तो जितने भी यंग मैन हैं एंड वुमेन्स हैं ग्लोबल लेवल पे, उनको ये बिजनेस करना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं सर? आपके सामने है, थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी। The richest people in the world look for and build network. जितने भी अमीर लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप उनको गौर से देखिए, वो नेटवर्क बिल्ड करने में लगे हुए हैं। Everyone else looks for work. दुनिया काम ढूंढ रही है, काम करने में लगी हुई है, और अमीर लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं। The richest people in the world look for a build network. Everyone else looks for work. अक्सर लोग जॉब की तलाश करते हैं, नौकरी करने में लगे होते हैं, नौकरी में मेहनत कर रहे होते हैं। नौकरी बुरी चीज नहीं होती, लेकिन 95% लोग उससे बहुत दूर है, वो है नेटवर्क बनाना। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए, वो सारे लोग नेटवर्क बना रहे हैं सर। कुछ लोग मिल जाएंगे ना आपको, बोलते होंगे ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम है, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर, पूरी दुनिया यही कर रही है। आप गौर से देखिएगा। थोड़ा आगे लेके चलते हैं। वॉरेन बफेट, इन्होंने तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में से एक है। जी हाँ, सबसे बड़े बोलूं तो गलत नहीं होगा। इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमाया है। ए बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, नाउ ही इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए सर, दुनिया के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर हैं, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। बिल क्लिंटन, ये क्या बोलते हैं सर? इनका कहना क्या है, इनका थॉट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ट्रेनिंग जा रही होगी, जो नए नए होंगे, पहली पहली बार आए होंगे। दोस्तों, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप बने रहिएगा, कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी आपको। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल एंड बाय पीपल। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो करी जाती है। ये कौन बोल रहा है सर? बिल क्लिंटन, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। इनको तो आप सभी जानते होंगे, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है हमारे बिजनेस के ऊपर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है हमारे बिजनेस के ऊपर सर। ऐसे ही कानून थोड़ी ना बनाया होगा, कुछ तो थॉट होंगे, कुछ तो सोचा होगा, और आज हमको प्राउड होना चाहिए कि हमें कैसे बिजनेस का हिस्सा है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए जल्दी तौर से आपका इस बिजनेस को करते वक्त। कोई बोले ना, कोई उंगली उठाए आप पे काम पर, आपको प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जिस बिजनेस को पूरी दुनिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी, चाचा भैया, इनकी बातों में मत आइएगा। हो सकता है उनके पास इंफॉर्मेशन गलत हो, इसलिए वो गलत बोल रहे हो। किसकी बात माननी चाहिए? जो लेजेंड्स है, इनकी बात माननी चाहिए, या जो हमारा कोई भी व्यक्ति राय दे रहा है उसकी बात माननी चाहिए। और हमारे इंडिया के अंदर अभिलाषा जी एक चीज है फेमस, वो क्या है? आप पान की दुकान पे चले जाओ, पान की दुकान पे भैया पान घिस रहे होंगे और आपसे बोलेंगे, अरे विराट कोहली तो अच्छा नहीं खेलता भैया आजकल, उसको ना खेलना नहीं आता बिल्कुल भी, उसको कवर ड्राइव मारना चाहिए था, उसने स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया। कवर ड्राइव खेलता तो वो आउट नहीं होता। ज्ञान कौन दे रहा है विराट कोहली जी को? पान की दुकान पे बैठे हुए भैया ज्ञान दे रहे हैं। हाँ जी, जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा होगा, जो ग्राउंड में कभी नहीं उतरे होंगे, लेकिन वो विराट कोहली जी को ज्ञान दे रहे हैं कैसे खेलना चाहिए। हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ना तो डायरेक्ट सेलिंग कभी किया है, ना कभी समझा है, और वो आपको डायरेक्ट सेलिंग पे टिप्पणी करते हुए मिल जाएंगे सर। और उससे भी खतरनाक बात, हम में से कुछ लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं और अपना कैरियर खराब कर लेते हैं। क्या हमें उनकी बातों में आना चाहिए? आप ही बताइए सर। राय लेना अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर से पूछ रहे हो वकील कैसे बने, और वकील से पूछ रहे हो इंजीनियर कैसे बने, ये तो कोई बात नहीं हुई सर।
राय लेना बुरी बात नहीं होती, लेकिन राय उससे लेना चाहिए जो उस फील्ड में आगे हो। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर से राय लीजिए, एक्टर बनना है तो एक्टर से राय लीजिए, बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन से राय लीजिए, राइट। ये सारे वो लोग हैं जो दुनिया में राज करते हैं सर, पूरी दुनिया में फेमस है। आज वो नेटवर्क मार्केटिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको आगे लेकर चलता हूं। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना, लोहे से भी आपका विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता सर। तोड़ना चाहेगा भी तो तोड़ नहीं सकता आपका विश्वास। मैं कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं आपको, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैं चाहता हूं थोड़ा आगे लेके चलता हूं। हम डायरेक्ट सेलिंग पर एक रिपोर्ट तैयार करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उस पर बात करेंगे हम। तो डायरेक्ट सेलिंग आप गूगल करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट बाय फिक्की एंड केपीएमजी। तो हम डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट पे चलते हैं और इस रिपोर्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे सर, जो कि 2016 या 17 में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा पेश करी गई है। जी हाँ, ये रिपोर्ट है जो सोनू सर अक्सर बताया करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रेजेंटेशन में देखी होगी ये रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट पे हम बात करने वाले हैं आज। थोड़ा आगे चलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट है, फिक्की एंड केपीएमजी कौन है मैं बता देता हूँ। फिक्की एंड केपीएमजी गवर्न बॉडी है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में सर्वे कर देती है, केपीएमजी और फिक्की, राइट। और एक ग्लोबल इंडस्ट्री इंपावरिंग मिलियंस इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक ग्लोबल इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल इंडस्ट्री है दोस्त, इंपावरिंग मिलियंस इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर मिलियंस ऑफ लोगों को इंपावर कर रही है कुछ बड़ा काम करने के लिए। मेरी अभी बात हो रही थी, एक सज्जन थे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसी चल रही है पढ़ाई? बोले सर क्या बताएं कैसी चल रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी चल रही होगी। मैंने कहा आगे क्या करने का सोचा है भविष्य में? बोले क्या बताएं सर, क्या करेंगे भविष्य में, अभी तो पढ़ रहे हैं जो आ रहा है समझ में। तो ऐसी मेरी बातें हो रही थी। मैं सोच रहा था कि यार उस व्यक्ति को आगे क्या करना है जीवन में समझ में नहीं आ रहा, उसको एम्पावर होने की जरूरत है कि नहीं आज? आप बताओ। हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 13-14 साल के लोग, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर। यार आप लोगों को एम्पावर किसने किया? इस इंडस्ट्री ने किया। आज एक ग्लोबल इंडस्ट्री एम्पावरिंग मिलियंस इन इंडिया जगाने का काम कर रही है आज इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लोगों को अपने कैरियर को लेकर सीरियस कर रही है सर इंडस्ट्री आज लोगों को। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। हम रिपोर्ट की बात करेंगे, पूरी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, मैं ज्यादा बड़ी रिपोर्ट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस रिपोर्ट के जो की पॉइंट है आप वो पढ़िए। इस रिपोर्ट के जो की पॉइंट है आप देखिए, तीसरे नंबर का की पॉइंट क्या है? ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के बारे में बताया गया है तीसरे नंबर के की पॉइंट में। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट इंडिया में क्या है उसके बारे में बताया गया है। आप ये पूरी रिपोर्ट गूगल पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2025, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 2025 के अंदर इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो कितना बड़ा रूप ले चुकी होगी, ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री क्या क्या चैलेंजेस को फेस करती है ये बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। कोई भी इंडस्ट्री जब आती है ना सर, वो सबसे पहले नेगेटिव फेज से गुजरती है, और प्राउड होता है कि हमारी इंडस्ट्री वो नेगेटिव फेज से गुजर चुकी है। नेगेटिव फेज का मतलब होता है कोई भी इंडस्ट्री जब लॉन्च होती है तो लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, लोग उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। कोई भी इंडस्ट्री जब लॉन्च होती है तो कोई भी इंडस्ट्री जब लॉन्च होती है तो लोग उसके बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं। उसके बाद में जब वो इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रो करने लग जाती है तो लोगों का माइंडसेट उस इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव होने लग जाता है, जैसा कि अभी हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है जब उसी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को इंटरव्यू देना होता है उस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए, उस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए लोगों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और हमारी इंडस्ट्री का अभी ग्रोइंग फेस है माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव फेस जा चुका है, अब ग्रोइंग फेस है हमारी इंडस्ट्री का। जिस व्यक्ति ने आज इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमा लिए वो आने वाले वक्त के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर टॉप पर होगा सर, टॉप पर होगा, मैं आपको बता दूं सर। थोड़ा आगे लेके चलता हूं। रिकमेंडेशंस एंड वे फॉरवर्ड, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन सिलेक्टेड स्टेट, किस स्टेट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कितना मार्केट है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। मतलब सर्वे किया गया होगा सर, तभी तो ये रिपोर्ट तैयार की गई होगी। हेलो, सर्वे किया गया होगा कि नहीं किया होगा हमारे बिजनेस के ऊपर?
सोचने वाली बात है सर, हम जिस बिजनेस के अंदर हैं उस बिजनेस के ऊपर सर्वे हुआ है, हर स्टेट में जाकर सर्वे किया गया है, हमारे देश के कोने कोने में जाकर सर्वे किया गया है, तब जाके रिपोर्ट तैयार की गई है। और लोग आके बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में कि ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो मुझे हंसी आती है कि अभी इन लोगों को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन इस बिजनेस के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। मैं ज्यादा रिपोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, देखो 94 पेज का यहाँ पे रिपोर्ट है पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिएगा राइट कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप देखोगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब ये 100 साल पुराना बिजनेस है सर, कोई आज स्टार्ट हुआ बिजनेस नहीं है। थोड़ा आगे लेकर चलता हूं आपको मैं। यहां पर पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डाटा दिया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की बात यहां पर करी गई है राइट। थोड़ा सा हम यहां पर गौर करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ चीजें हैं यहाँ पर बताया गया है। देखो आप डिटेल में देखिएगा, कहां पर डिटेल में डाउनलोड करके देखिएगा, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए पढ़ने में राइट। मैंने आपको बता दिया, गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर चैलेंजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पर आपको फेस बताए गए हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म राइट। यहाँ पर अलग अलग फेस बताए गए हैं कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो ग्रोथ कैसे करती है। तो उसके 3 फेस होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए सारे फेस राइट। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है वो बताया गया है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इज करेंटली ए USD 167 बिलियन मार्केट एंड एम्प्लॉइज अराउंड 90 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड राइट। ये डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट है सर। अगले 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में, ठीक है। ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा पढ़ पाए। यहां पे देखिए यूएसए आप जानते हैं, अमेरिका। यूएसए इज द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का यूएसए के अंदर। और यूएसए कितना बड़ा है आप जानते हो राइट। फॉलोड बाय जापान एंड चाइना राइट। ये देखिए यूएसए, फिर जापान, फिर चाइना। अभी इंडिया लाइन में नहीं है सर, इंडिया बहुत पीछे है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इंडिया में बहुत तगड़ा स्कोप है इस बिजनेस का। क्या लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर इज द बिगेस्ट कैटेगरी। कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, हमारी वेस्टीज के अंदर जो रेंज है उसमें कॉस्मेटिक्स भी है, पर्सनल केयर की भी रेंज है। और मैं बता दूं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर इज द बिगेस्ट कैटेगरी, कैप्चरिंग 35% शेयर ग्लोबली इन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर 35% का शेयर जो कैप्चर किया हुआ है इन 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट ने किया हुआ है, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। माय डियर, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। आज प्राउड होता है कि हमारी वेस्टेज कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर पे सबसे ज्यादा काम करती है, फॉलोड बाय वेलनेस प्रोडक्ट एंड हाउस होल्ड गुड्स। वेलनेस के प्रोडक्ट है कि नहीं है, हेलो, हमारी कंपनी के अंदर है सर। एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जितने लोगों को चीज समझ में आ रही है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा होगा कि हाँ सर, पर्सनल केयर की तो बहुत सारी कैटेगरी है, कॉस्मेटिक्स की तो बहुत सारी कैटेगरी है सर, हमारे यहाँ तो वेलनेस के प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है। देखिए कुछ लोग बोलते हैं ना ये जोड़ने का बिजनेस है, कुछ लोग बोलते हैं ना ये जोड़ने का बिजनेस है। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर रिसर्च कर चुकी है, रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। बोला तुम रिपोर्ट पढ़ो उसके बाद बात करेंगे यार, अब तुमसे कौन बहस करे। समझ रहे हैं बातों को सर। देखिए ये रिपोर्ट में दिया गया है, आपका विश्वास 100 गुना बढ़ जाना चाहिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद। क्या लिखा हुआ है देखिए, पर्सन टू पर्सन मतलब डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन सेलिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सेलिंग विटनेस इन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। सबसे खतरनाक सेलिंग होती है पर्सन टू पर्सन सेलिंग। ये कौन बोल रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोल रही है, फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट बोल रही है। सारी चीज लिखी हुई है। यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों से फ्रॉड करके जा चुकी हैं, जिसके कारण लोग नेगेटिव हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। कुछ लोग राइट। तो यहां पर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। क्लियर लिखा हुआ है सर इसमें।
कि वो अलग है ये अलग है। एक ही चश्मे से दोनों इंडस्ट्री को देखने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज दी हुई है, यहाँ पे की फैक्टर लिखे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज दी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हमारी ट्रेनिंग में कनेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाए ग्रुप के अंदर, जो लोग कनेक्ट नहीं है वो कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज बहुत नुकसान उनका हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग चीज दिखी हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके स्टेट में कितनी हो रही है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। आप देखिए, बहुत बड़ी रिपोर्ट है सर, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इंडस्ट्री भी तो बड़ी है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन लिखे हुए हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। दुनिया लेवल पे बात हो रही है। देखो सर, जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतनी बड़ी रिपोर्ट। छोटी मोटी इंडस्ट्री तो है नहीं। पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री को आज सैल्यूट कर रही है, पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री को अपना रही है। इंडिया में तो अभी शुरुआत है। इंडिया अभी कहीं नहीं लगता सर, मैं आपको बता दूं। इंडिया में पॉपुलेशन जिस अकॉर्डिंग है, उस अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं रही है। हम सबका कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता है इस इंडस्ट्री का, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया। अब देखिए सर, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया टुक ऑफ इन 1990s with the influx of the large global direct selling companies looking to top and India also opportunity। 1990 के अंदर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल शुरुआत हुई है 1990 के अंदर, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, देखिए आप 1990 के अंदर एक्चुअल के अंदर लोगों ने शुरुआत करी है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की। अब यहाँ पर देखिए, द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया हैज ग्रोन at a CGR of 21% over the last 5 years from 33 billion in 2008 to 2009 to 72 billion 2012 और 2013। मतलब ये रिपोर्ट जब तैयार करी गई है तो 2008 से लेकर 2013 तक इस रिपोर्ट की 21% की ग्रोथ हुई है सर, एवरी ईयर। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की। मतलब ग्रोइंग बिजनेस है कि नहीं? हेलो, क्या ये बिजनेस ग्रोइंग है कि नहीं? आप बताओ। ये बिजनेस ग्रोइंग है सर। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं आपको मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फॉलोड बाय द नॉर्थर्न रीजन विच हैज विटनेस ए हाई ग्रोथ रेट 33%। साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ये बिजनेस हो रहा है। अच्छा, साउथ इंडिया से कोई है क्या हमारी टीम के अंदर? साउथ इंडिया से चैट बॉक्स में बताओ जरा, साउथ इंडिया से हैं आप लोग? साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है इस बिजनेस की, साउथ इंडिया में। हेल्थ एंड वेलनेस, देखिए फिर बात वहीं पर आ गई है। इंडिया के अंदर आप देखो, सोचने वाली बात है, वो मैंने ग्लोबल डाटा बताया था आपको, अब मैं आपको इंडिया का डाटा बता रहा हूं कि हेल्थ एंड वेलनेस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी कैप्चरिंग 47% शेयर इन द डायरेक्ट सेलिंग मार्केट फॉलोड बाय वेलनेस प्रोडक्ट एंड हाउस होल्ड गुड्स। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी का है। हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी। और आज वेस्टीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हेलो, मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए आप लोगों का सर, मुझे मजा नहीं आ रहा है। देखो सर, मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है पढ़ते पढ़ते, लेकिन मुझे समझ में भी तो आना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर सबसे ज्यादा कैटेगरी देती है, और आज इंडिया के अंदर भी 47% का शेयर कवर करने वाली जो कैटेगरी है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे, राइट। यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में बहुत सारे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आपको प्राउड हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में? आपको अपने काम पे प्राउड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका छाती चौड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? प्राउड होना चाहिए सर, गर्व से सीधा चौड़ा हो जाना चाहिए। हमें ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए आपका, प्राउड होना चाहिए आपको हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। आज क्यों सोनू शर्मा सर इतने प्राउड से कर रहे हैं बिजनेस? क्यों आज हम सारे लोग प्राउड से बिजनेस कर पा रहे हैं? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ में है। आज रिपोर्ट तैयार है हमारे बिजनेस के ऊपर। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं आपको मैं, किसी की भी बातों में बताइएगा, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिखा रहा हूं सर। कोई भी इंसान आपसे ज्यादा बकवास करे, पहले उसको रिपोर्ट पकड़ाइएगा, बोला रिपोर्ट पढ़ो पहले इस बिजनेस के बारे में, फिर बात करते हैं। क्या रिपोर्ट झूठी है? साबित करके दिखाओ झूठी है तो। बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो पढ़ाना चाहता हूं आपको। देखो, रिपोर्ट में बहुत सारी चीज दी हुई है। मैं अभी तो हमने आधी रिपोर्ट कवर करी है,
मैं पूरी नहीं पढ़ पाऊंगा और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि आधी ट्रेनिंग से ज्यादा ट्रेनिंग उसी में चल जाएगी। प्रवेश साकेत जी, अभी आधी ट्रेनिंग, आधी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी हमने, उसमें सब दिया हुआ है, कितने लड़के काम कर रहे हैं, कितनी लड़कियां काम, कितने मेंस है, कितने वुमेन्स है, साउथ इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट तैयार है। सोचिए, गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? प्राउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? किसी को भी बताने जाओ, किसी को भी बताने जाओ, एक बार गहरी सांस लो और प्राउड से जाओ। किसी को भी बताओ जूम पर, तो अमन कुमार जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए बताने का। गली मोहल्ले का बिजनेस नहीं है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, राइट? बस इस बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत बता दूंगा आपको मैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिजनेस में ना कोई भी इंसान शॉपिंग करके आ जाता है, बस सबसे बड़ी दिक्कत है इस बिजनेस की। उसको इंजीनियर बनना है तो 4 साल उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो इंसान इंजीनियर बनता है। एग्जाम देना पड़ता है उसको 4 साल, तब उसको डिग्री मिलता है, तब जाके वो इंजीनियर कहलाता है। अगर किसी इंसान को डॉक्टरी करना है तो कितने साल लग जाते हैं? हेलो, 7 साल। 5 साल का उसका कोर्स होता है। 5 साल में वो एग्जाम पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है। एग्जाम में पास हुआ तो आगे बढ़ता है, पास नहीं हुआ तो दोबारा एग्जाम देता है। 5 साल का प्रोसेस है। उसके बाद जाके इंटर्नशिप करता है, उसके बाद जाके डॉक्टर बनता है। 7-8 साल, लाखों रुपए लगते हैं सर। और लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाता है, तो आप देखिएगा सारे डॉक्टर लाखों रुपए इनकम नहीं कर रहे होते। डॉक्टर तो बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी लाखों रुपए नहीं कमा रहे होते। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है प्रवेश साकेत जी? इस इंडस्ट्री में कोई भी इंसान, किसी किसी को भी मतलब ज्वाइन करना है ना, 18 साल के आप हो, आप ज्वाइन कर लो। क्या करना है? शॉपिंग करना है, स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। इस बिजनेस में आने के बाद ना तो कोई इंसान एजुकेशन लेता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। अभी भी हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखो कितने लोग कनेक्टेड है। एजुकेशन लेता नहीं है कोई इंसान, नॉलेज चाहिए नहीं उसको, एग्जाम देना नहीं है, और उसको लाखों रुपए आने चाहिए इस बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे बिजनेस की कि इस बिजनेस के अंदर एग्जाम होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एग्जाम होना चाहिए। भैया आप पढ़ाई करो 2 साल, और अभी स्टार्ट हो चुका है, कई यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाने लगी हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब एक इंसान पढ़ाई करेगा पहले डायरेक्ट सेलिंग की, फिर एग्जाम देगा, पास होगा, तब जाके वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। मैं बता रहा हूं ऐसा दिन आएगा, वो कंपटीशन वाला दौर होगा, और उस समय इंटरव्यू आप ले रहे होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे होंगे लोगों का, आप एग्जाम पेपर तैयार कर रहे होंगे। अरे थोड़ा सा कॉर्नर ऊंची कर लो आप अपनी। ऐसा होगा आने वाले वक्त के अंदर, आप एग्जाम ले रहे होंगे लोगों का, आप लोगों को बता रहे होंगे, अरे जब इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं था ना, तब हम इस इंडस्ट्री में आए थे। हम, आपने क्या इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करी है? हमने तो एग्जाम दिए फील्ड में जा जाकर। तब आपको प्राउड होगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, और अभी भी होना चाहिए प्राउड, राइट? सो गाइज, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए सर, एक चीज होती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पूरी दुनिया के अंदर ना लोगों को 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं एक कोऑर्डिनेट ESBI। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। ESBI कोऑर्डिनेट होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं यहां पर, राइट? ESBI कोऑर्डिनेट होता है, हम उसके बारे में कैश फ्लो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पैसा कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हो, आपको ESBI मॉडल का पता जरूर होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है अमन कुमार जी? अगर आप पैसा कमाने का कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ESBI मॉडल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यकीन मानिए, इस जानकारी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ESBI कोऑर्डिनेट ने, आपको पता ही होगा कि दुनिया में 90% पैसा बड़े बिजनेसमैन और निवेशकों के पास है, और 10% पैसा आम आदमी के पास होता है।
ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है, इसको समझने के लिए ईएसबीआई मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, राइट। मतलब पूरी दुनिया में जितने लोग पैसा कमा रहे हैं, 90% पैसा अमीर लोगों के पास में है, और 10% पैसा एक आम इंसान के पास में, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ईएसबीआई क्वाड्रेंट। आप नोट्स भी बनाते जाइए सर। 1988 में रॉबर्ट कियोस्की ने, राइट, एक किताब लिखी थी, राइट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट, रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर एक क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया था, राइट, रॉबर्ट टी कियोस्की ने। ईएसबीआई क्वाड्रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कैसे दुनिया में कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, कैसे, देखो, कैसे दुनिया में कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं, और वहीं कुछ लोग जिंदगी भर कठिन मेहनत करके भी गरीब ही रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं सर, ये रॉबर्ट टी कियोस्की बोल रहे हैं। आप एक बुक खरीद लीजिए, बुक का नाम लिख लीजिए रिच डैड पुअर डैड। सारे लोग ये बुक ऑर्डर कर लीजिएगा। रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना आपको, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत कि लोग पढ़ाई लिखाई किए बिना यहाँ पर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ो, समझो अच्छे तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो गले से ऊपर मेहनत कर रहे हैं, गले से ऊपर मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब की गरीब है सर। उस किताब में बताया गया है डिटेल के अंदर। हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी उस बारे में हासिल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इस कॉन्सेप्ट में रॉबर्ट टी कियोस्की ने दुनिया को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में बांटा है, जिसको 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा गया है। 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा गया है। इसके अनुसार यह समझाया गया है कि यदि आप अमीर होना चाहते हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको किस प्रकार का काम करना चाहिए। हेलो, मैं आपके सामने लाइव पढ़ रहा हूं सारी बातें सर, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए आपको। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अमन कुमार जी, उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले। लिखिए ध्यान से सर, डायरी में नोट्स बनाते जाइए। ये ये इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। क्या लिखा गया है, पूरी दुनिया में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी नौकरी करने वाले लोग। कौन से लोग, नौकरी करने वाले लोग। धीरज कुमार जी, कौन से लोग, नौकरी करने वाले लोग, एम्प्लॉइज। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सर ये बात दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठ जानी चाहिए हमारे। पहली कैटेगरी कौन से लोग, नौकरी करने वाले लोग। दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार करने वाले लोग, जो दुकानदार होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग, वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दीपिका जी, आप देखो ना, दीपिका जी, आप मार्केट जाते होंगे, आप देखते होंगे मार्केट के अंदर या तो कोई इंसान नौकरी कर रहा है या तो खुद का व्यापार कर रहा है। 2 कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी दी हुई है। तीसरी कैटेगरी बिजनेस ऑनर, बड़े व्यापार के मालिक। आपको तीसरी कैटेगरी मिलेगी, बड़े बिजनेसमैन। उसी मार्केट के थोड़ा आप आगे जाओगे तो आपको बड़ा सा ऑफिस नजर आएगा, बड़ी सी फैक्ट्री नजर आएगी, तो उसका जो मालिक है, जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से आ रहा है, जिसका टर्नओवर करोड़ों का है, वो है थर्ड कैटेगरी, बिजनेस ऑनर। और चौथी कैटेगरी आपको मिलेगी, सोनम सिंह जी, आरती जी, वो है चौथी कैटेगरी, इन्वेस्टर की, जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। सलमान खान ने इन्वेस्ट किया, कपिल शर्मा के शो को स्पॉन्सर किया। सलमान खान जी ने क्या किया, कपिल शर्मा के शो में पैसा लगा दिया, अब वो शो उनको पैसा कमा के दे रहा है। क्या सलमान खान मेहनत करते हैं कपिल शर्मा के शो में आकर? नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट किया है। आज हमको समझना पड़ेगा कि जो लोग अमीर हैं, वो जरूरी नहीं है बहुत हार्डवर्क करके अमीर है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को समझा है, इसलिए वो आज पैसा कमा रहे हैं। और आज हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, हरदीप कौर जी, उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। यह है 4 तरीके का कोऑर्डिनेट, आपको ये दिख रहा होगा, देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नौकरी करने वाले, बिजनेस के मालिक, और सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं सर, बहुत गौर से सुनिएगा सच्चाई को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। यहां पे क्या लिखा है, रॉबर्ट टी कियोस्की ने क्या बताया है,
उन्होंने बताया कि इन 4 वर्ग के लोगों के काम करने का तरीका अलग अलग है। जो 4 तरह के लोग हैं ना, इन चारों के काम करने का तरीका अलग है। मालिक का अलग है, नौकरी करने वाले का अलग है, खुद का व्यवसाय जो करता है उसका तरीका अलग है। सारे लोगों का काम करने का तरीका अलग है अतुल रावत जी। तभी तो पैसा अलग है। देखो पैसा सबको एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों का तरीका अलग है। मैं नौकरी करने वाले व्यक्ति की बात करता हूं। सबसे पहले नौकरी करने वाले लोग किसी और के लिए काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, नौकरी करने वाले लोग किसी और के लिए काम करते हैं। ये अपना समय और मेहनत को बेचकर कमाते हैं। आप डायरी में नोट्स बनाते जाइए, दिमाग में भी नोट्स बनाते जाइए, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं। शैलेंद्र कुशवाहा जी डायरी पेन पे नोट्स बनाते जाइए। अगर आजू बाजू कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे बोलना, भैया मैं कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का नॉलेज ले रहा हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। नौकरी के अंदर लोग अपना समय बेचकर और अपनी मेहनत को बेचकर पैसा कमाते हैं। नौकरी के अंदर एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, यानी जब तक काम करते रहोगे पैसा मिलता रहेगा। क्या लिखा हुआ है, एक्टिव इनकम में काम करते हैं, जब तक काम करते रहोगे पैसा मिलता रहेगा। काम करना बंद, पैसा आना बंद। काम करना बंद, पैसा आना बंद। भाई साहब ये नौकरी की रियलिटी है, सच्चाई है। अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इनके पास सप्ताह में 1 दिन खाली रहता है नौकरी करने वालों के पास। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नौकरी कर रहे हो, सर ये रियलिटी है, आप सब जानते होंगे, राइट। अब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो व्यापारी लोग हैं, दुकान खोल के कोई बैठा है, कोई अपना रोजगार कर रहा है। इस वर्ग के छोटे दुकानदार, डॉक्टर, वकील जैसे लोग आते हैं। इस वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, छोटे दुकानदार, छोटा व्यापारी जिसने 5-6 लाख रुपए लगाकर दुकान खोली है, मेडिकल स्टोर खोला है, पानी पूरी का ठेला लगाया है। जो वकील है, वकील और डॉक्टर भी। सर हेलो, देखो समझने का बात क्या है, विवेक जायसवाल जी मेरी बात को अगर आप सुन पा रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर और वकील भी इस कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर जिसने क्लिनिक खोला हुआ है अपना, वो भी इस कैटेगरी में आता है। और वकील जिसने अपना चैम्बर खोला हुआ है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। क्योंकि वकील जब तक केस लड़ रहा है तब तक पैसा आ रहा है उसको, डॉक्टर जब तक चेकअप कर रहा है तब तक पैसा आ रहा है उसको, व्यापारी जब तक दुकान खोल के बैठा है तब तक पैसा आ रहा है उसको। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। और मैं आपको बताऊं, इस कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। नौकरी करने वालों से ज्यादा मेहनत करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। त्योहार के अंदर भी दुकानें खुली रहती है सर। डॉक्टर त्योहारों में भी जाता है चेकअप करने के लिए। सही बोल रहा हूँ, हेलो, यस और नो? उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। दिल और दिमाग पर बातें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। ये भी एक्टिव इनकम करते हैं। देखो एक्टिव इनकम इसमें भी हो रही है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। एक अगर ये 1 सप्ताह पर भी छुट्टी पर चले जाए तो इनकी इनकम 0 होगी। अगर ये 1 सप्ताह छुट्टी पर चले जाए तो इनकी हफ्ते की इनकम 0 हो जाएगी। एक्टिव इनकम इसको बोलते हैं। इनके काम का बहुत तनाव होता है, इन्हें काम का बहुत तनाव होता है, मतलब ये तनाव में काम कर रहे होते हैं, प्रेशर में काम कर रहे होते हैं सर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। अब आते हैं बिजनेस मालिक, बिजनेस ऑनर की तरफ। क्यों आज हम सभी लोगों को बिजनेस मालिक की तरह सोचना चाहिए? मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं सर, आप बिजनेस मालिक की तरह सोचिए, एक ऑनर की तरह काम करिए। आप एक बिजनेसमैन है, आप सेल्समैन नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, आप एक बिजनेसमैन है, आप सेल्समैन नहीं है। और आज के बाद आपका कॉन्फिडेंस कोई हिला नहीं सकता, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, बिजनेस ऑनर? ये बिजनेस के मालिक होते हैं सर, ये बिजनेस के मालिक होते हैं। इन्हें स्वयं काम नहीं करना पड़ता, इनके लिए कई लोग काम करते हैं। इनको खुद काम नहीं करना पड़ता, इनके लिए कई लोग काम कर रहे होते हैं। इनके पास एक सिस्टम होता है जो इनके लिए पैसे कमा कर देता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, इनके पास एक सिस्टम होता है जो इनको पैसे कमा कर देता है, राइट। एक सिस्टम होता है और इनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। आप जो नेटवर्क बना रहे हो, आप जो नेटवर्क का सिस्टम बना रहे हो, वो आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है? हेलो, आप अगर आपकी तबीयत भी खराब हो जाए लेकिन आपकी टीम आपके लिए काम करती है कि नहीं करती है? हेलो, करती है ना? डेफिनेटली करती है सर। ये पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। पैसिव इनकम मतलब अगर ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता छुट्टी पे भी चले जाए तो भी इनको पैसा आएगा, क्योंकि इन्होंने एक टीम बना ली, एक नेटवर्क बना लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर नीरज मालविया सर, एग्जाम्पल के तौर पे सोनू शर्मा सर, लाइव एग्जाम्पल है, हमारे दोनों सीनियर, हमारे अपॉइंटमेंट शाहरुरा मैम।
ये काम ना करें तो भी इनके पैसे बनते रहते हैं। ये काम नहीं करे ना तो भी पैसा आएगा इनको सर, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। इनके पास खुद के और परिवार के लिए पर्याप्त समय होता है। इनके पास खुद के लिए और परिवार के लिए पर्याप्त समय होता है। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, अपने परिवार के साथ अभी खाना खाने वाला हूं थोड़ी देर बाद, अपनी फैमिली के साथ कल होली खेलने वाला हूं, सब कुछ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं। आप लोग भी कर पा रहे हो सब काम। कुछ लोगों को कम पैसे आ रहे हैं, कुछ लोगों को ज्यादा आ रहे हैं। जिनको कम आ रहे हैं उनको कल ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा काम करेंगे। तो जिनको ज्यादा आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये बिजनेसमैन की कैटेगरी है। और बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर बनता है। क्या दीपिका जी इन्वेस्टर बनेंगी आने वाले वक्त के अंदर? तो मैं बोलूंगा हाँ। जो इंसान पैसा कमा लेता है वो पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है, निवेशक कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा होता है। मतलब आज अगर आपने इस बिजनेस से 1-2 करोड़ रुपए कमा लिए, अब उन पैसों को आप इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। दुनिया में जितने लोग पैसा कमाते हैं वो फिर जिंदगी भर काम करके पैसा नहीं कमाते हैं, वो फिर पैसे को इन्वेस्ट करके, मतलब फिर पैसा काम करता है उनके लिए। इनका पैसा इनके लिए काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने जो लाइन बोली वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है। मतलब आपने पैसा कमाया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, लेकिन पहले पैसा कमाना पड़ेगा उसके लिए। ये अपना पैसा अलग अलग बिजनेस में निवेश करके ब्याज कमाते हैं। और ये एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, ये एजुकेशन हमको दी नहीं जाती। मैं 95% स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में नॉलेज दिया ही नहीं जाता। अगर एक स्टूडेंट को बचपन से सिखाया जाए कि भैया तुम्हें बिजनेस करना है, आने वाले वक्त के अंदर तुम आइडिया लगाओ, सोचो कैसा बिजनेस कर सकते हो, तो सकता है वो बिजनेसमैन बने। आपने देखा होगा, आप आगरा जाओ, आप दिल्ली जाओ, वहां पे कई सारे फॉरेनर्स ताजमहल देखने आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं। उनका एज होता है 30-35 साल, क्योंकि वो 18-18 साल की उम्र में बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, और 25 साल 30 साल तक उस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम ले रहे होते हैं। वो इंडिया घूमने आए हैं, उनको पैसा आ रहा है वहां से, क्योंकि उन्होंने बिजनेस की शुरुआत कब करी थी? 18 साल की उम्र में। और हमारे यहाँ पर आप 18 साल के व्यक्ति से पूछो बिजनेस करना चाहते हो, सर अभी टाइम नहीं है सर, सर पापा से पूछ के बताऊंगा सर, मम्मी ने मना कर दिया सर, सर पैसे नहीं है सर बिजनेस शुरू करने के लिए सर। 18 साल की उम्र में एक इंसान बोल रहा होता है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि सोच नहीं है ना सर बिजनेसमैन वाली। और उसकी गलती नहीं है यार, उसकी क्या गलती है? उसको पढ़ाया नहीं गया, उसको जो डायरेक्शन दी गई उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये बदलाव की जरूरत है, कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट आए। ये माइंडसेट अंग्रेजों ने दिया है हम लोगों को, नौकरी करना अंग्रेजों ने सिखाया, वरना हम तो सोने की चिड़िया कहे जाते थे सर। राइट? हमारा देश एंटरप्रेन्योरशिप वाला देश पहले था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हो जाएगा। ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। इन्हें बिना काम किए पैसिव इनकम मिलता है, ये भी टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। सच बता रहा हूं दोस्त, आज टेंशन नहीं है लाइफ के अंदर, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको मैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि आज देखो ये जो सेशन है ना, ये पूरी तरीके से एजुकेशन बेस्ड है, यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पर आप नॉलेज ले रहे हो। ठीक है? तो अगले 10 मिनट का सेशन और है, फिर हम एंड कर देंगे। 10 मिनट फोकस बनाए रखिए। आपने गौर किया होगा, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो नौकरी कर रहे होते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनके पास ज्यादा समय नहीं होता। नौकरी करने वाले इंसान के पास और दुकानदार के पास ज्यादा समय नहीं होता। ये दोनों अकेले काम करते हैं, इनकी कोई टीम नहीं होती, ना कोई सिस्टम होता है। इसी वजह से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। आप देखिए सर, नौकरी करने वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता। तो लिमिटेड टाइम काम करता है बेचारा, लिमिटेड टाइम पैसे कमाता है नौकरी के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूं कि नौकरी कर रहे हो करते रहो, लेकिन बिजनेस करो जल्दी से, और नौकरी छोड़ो। नौकरी में टाइम आपका खरीद के रखा है किसी और ने, आपकी मेहनत खरीदी हुई है किसी और ने, इसी वजह से आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में जब भी मौका मिले तो अपना क्वाड्रेंट बदलने का प्रयास जरूर करें। हेलो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी करते रहना बुरी बात है। आप नौकरी कर रहे हो बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ बिजनेस शुरू करो, बिजनेसमैन बनो।
नौकरी तो इंसान मजबूरी में करता है। आप नौकरी करते करते खाली समय का और पैसों का सही उपयोग धीरे धीरे अपना क्वाड्रेंट बदल बदल कर सकते हैं। मतलब कि नौकरी करने वाले इंसान को बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, बिजनेस शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे बिजनेस की कैटेगरी में आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की श्रेणी में शामिल हो सकते हो। जो नौकरी करना है उनके लिए है ये, और जो जो स्टूडेंट है उनके लिए है ये। तो ये जो ये एसबीआई क्वाड्रेंट है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। किसने दी गई है जानकारी? इसके बारे में जानकारी दी है, वो जानकारी दी गई है, किसने दी है? रॉबर्ट टी कियोस्की ने। आप सारे लोग एक बुक खरीद लीजिए, रिच डैड पुअर डैड, इसको जरूर पढ़िए। एक एक बुक है बिजनेस स्कूल और एक है रिच डैड पुअर डैड। बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड, ये दोनों किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दोनों किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। सस्ती आती है, राइट? सस्ती किताबें आती हैं और आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी। हम इतना पैसा खर्च करते हैं शॉपिंग पे, कुछ पैसा खर्च करिए अपने नॉलेज पे, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। पैसा पैसा आप बहुत कमाने वाले हो गाइस। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेनिंग समझ में आई होगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि सर आज की ट्रेनिंग से मजा आ गया? मतलब थोड़ा सा जेन्युइन रिप्लाई चाहता हूं मैं। आप थोड़ा सा मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ सर आज की ट्रेनिंग से सर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है? कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा आप लोगों का यार, मजा आया होगा आप लोगों को, आपका विश्वास बढ़ा होगा यार पहले से। मतलब जो काम आप कर रहे थे अभी तक, आपको थोड़ा थोड़ा बीच में डाउट भी आता होगा काम करते समय, लेकिन अब वो डाउट ना क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि हम जिस चीज को रिटर्न में देख लेते हैं ना, लिखित में, उस पर विश्वास बढ़ जाता है हमारा। आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को आप अकेले नहीं हो कर रहे हो, पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं आज। पूरी दुनिया के अंदर लोग आज इस बिजनेस के अंदर हैं और काम कर रहे हैं। आज हमें इस बात के लिए प्राउड होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए सर। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। कुछ बेहतरीन करते हैं यार, कुछ मौका मिला है हमें इतना शानदार बिजनेस करने का, इतना प्यारा बिजनेस करने का मौका मिला है, जहां पर हम अगर आज हमने अगले 1-2 साल तरीके से मेहनत कर ली, तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, आप सबका इनकम खतरनाक हो सकता है सर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।